ये डी से है ना डिक्रीज करोगे, वैल्यूज को नंबर है ना डिक्रीज, और बाजू में हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। यस, तो D1 से छोटा क्या आता है, 3D 0 होता है, तो 0 तक लेके जाओगे। अब ध्यान से देखना बच्चा, यहाँ पे ये जो नंबर दिख रहा है, ये 3D 3 को +2 दे दो, अच्छा हुआ, D0 को +3 दे दो, मतलब यहाँ से कम करेंगे, यहाँ पे एक नंबर बढ़ाएंगे। ध्यान दो, क्यों बढ़ेगा, क्योंकि D ऑर्बिटल में 5 ऑर्बिटल होता है, राइट। D सबशेल में 5, सबशेल मतलब 5 ऑर्बिटल, तो पहला इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पे D1। अब इसके बाद टाइटेनियम जाएंगे, तुम देख सकते हो नीचे ऑक्सीडेशन स्टेट स्कैंडियम +2 दिखा रहा है, +3 दिखा रहा है। उसी तरह से टाइटेनियम में चलेंगे तो उसका एटॉमिक नंबर 22 होता है। यहाँ पे जाएंगे तो इसका एटॉमिक नंबर 22 है, तो AR लिखोगे, AR लिख के 3D2 करोगे, और 3D2 लिख के यहाँ पे क्या करोगे बच्चा, 4s2 कर दोगे। अब 3D2 से क्या करो, नीचे आ जाओ, 3D1, फिर 3D0 पे आ जाओ। बच्चा कहाँ पे गए हम, 3D1 और 3D0। तो देखो पहला क्या होगा, 3D2 है, दूसरा 3D1, तीसरा 3D0। अब यहाँ पे आ जाओ, अब यहाँ पे देखो बच्चा ध्यान से, ये नंबर जो है ना +2, ये +2 डाल दो, फिर यहाँ पे +3 लिख दो, और फिर यहाँ पे +4 लिख दो, तो +2 +3 +4। अब देखो यहाँ पे बच्चा ध्यान से देखो, टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, यहाँ पे दिख जाएगा +2 +3 +4। अब ये क्यों बढ़ा, क्योंकि अगर D ऑर्बिटल में मैं अगर 3 इलेक्ट्रॉन डालूं तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा बच्चा, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गया। D ऑर्बिटल में टाइटेनियम के लिए अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, तो इसके बाद वेनेडियम में जाएंगे। वेनेडियम के लिए बच्चा ये लिख लो, पहले 2 मिनट रुकता हूँ प्लीज, चौथे तक क्लियर हो जाएगा कहानी। बच्चा वॉइस ब्रेक हो रहा है, ओह गॉड, सच में मैं थोड़ा सा कर सकते हो, हाँ थोड़ा सा मैनेज नहीं कर सकते हो, ज्यादा ब्रेक हो रहा है, काम चल सकता है बच्चा, वो मैं पूछ रहा हूँ प्लीज। सर आवाज आ रहा है आपका? सर आपकी आ वॉइस रहा आ है ना, रही है। ठीक है, चलो प्लीज बच्चा आज के दिन थोड़ा मैनेज करो, मैं कॉलेज से लेक्चर ले रहा हूँ बच्चा, मैं कॉलेज में हूँ, तो मैं घर पे नहीं हूँ, मैं तो घर पे रहता हूँ तो वहाँ पे वाईफाई रहता है, इसलिए वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होता बच्चा, बट कॉलेज में मैं अपने पर्सनल नेट से यूज मतलब कर रहा हूँ, तो प्लीज जरा आज के दिन थोड़ा सा मैनेज कर लो, ठीक सर है। आपकी वॉइस आ रही है। आ रही है ना, हाँ ओके हाँ बच्चा, थैंक यू थैंक यू। टाइटेनियम है, तो वैनेडियम का मैं इलेक्ट्रॉनिक लेके जा रहा हूँ, इसका वैनेडियम, जब अभी तक नेट भी यूज किया इस वजह से, ठीक है ना बच्चा, पूरा बंद करके रखा था क्योंकि तुम लोगों का लेक्चर लेना था, तो रात से ही बंद रखा हूँ मैं, तो सोचो एक कल तो अच्छे से चलना चाहिए। मैंने वैनेडियम लिया है बच्चा, वैनेडियम का सर एटॉमिक वॉइस नंबर बहुत ब्रेक हो रहा 23 है। होता है, बहुत ज्यादा ब्रेक हो रहा है। जी सर, जब आप बोलते हो तब होता है, अभी जब ये पूछो तब देखो, नहीं होता है। अच्छा जब मैं बोलता हूँ तो अच्छा धीरे धीरे बोलता हूँ, चलो ध्यान दो, ये वैनेडियम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे AR 3D, यहाँ पे क्या होगा बच्चा, S में इलेक्ट्रॉन डालो, तो यहाँ पे देखो ये 23 है, तो AR बोले तो 18 होता है, और ये 220, और 23 की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे 3 डाल दो। अब देखो होगा क्या बच्चा, 3D देखो, मैं ज्यादा ना आज मैं एक्सप्लेनेशन वाला चीजें बच्चा, मैं एक्सप्लेनेशन वाला चीजें ज्यादा नहीं देने वाला हूँ, अभी देखो इसमें न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, तो हो सकता है हम लोग मैनेज कर लेंगे बच्चा, प्लीज यहीं पे अगर कहीं पे कुछ सुना ही नहीं देगा तो मेरे को बोल देना, मैं रिपीट कर दूंगा। 3D3 से डिक्रीज करना है बच्चा, अब तो देखो सिंपल है, 3D2 हो जाएगा, 3D1 हो जाएगा, और 3D क्या हो जाएगा बच्चा, 0 हो जाएगा। देखो कहाँ तक जाएंगे, 3 2 1 और लास्ट 0 तक,
अब इसके बाजू में ध्यान से देखो, ये 2 है ना, तो इस 3D ट्री को +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दे दो। इसके अंदर देखो यहाँ पे डिक्रीज करता हूँ तो बाजू वाले में मैं ये वैल्यूज क्या कर रहा हूँ, इंक्रीज। इसको +3 दे दो, इसको +4 दे दो और इसको +5 दे दो बच्चा। अब तुम ध्यान से देखो, यहाँ पे वैनेडियम +2 +3 +4 +5, देखो कितने ऑक्सीडेशन स्टेट मिल गए, +2 भी मिला, +3 भी मिला, +4 भी मिला और +5 भी मिला। सभी को यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर हुआ क्या, वो बताओ। हाँ सर। ओके, बाकी के बच्चे प्लीज चैट में डाल सकते हैं जल्दी जल्दी। यस सर, क्लियर हुआ। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ, बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है बच्चा, ध्यान दो। अब यहाँ पे वैनेडियम में जाएंगे तो वैनेडियम में 3D3 है, तो वैनेडियम में जब जाओगे तो वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और थर्ड वाले शेल में चला जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। तो एक एक करके बढ़ते जा रहा है। अब देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई मुझे बता सकता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ तक बढ़ेगा, सबसे ज्यादा मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में दिखेगा, वो बताओ, वो कौन सा एलिमेंट है। मैग्नीज। वेरी गुड बच्चा, Mn है, मैंगनीज। ध्यान दो, क्रोमियम में जाएंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4, बट एक्चुअल में 5 आता है बच्चा। क्रोमियम का मैं कहूँगा, तुम्हारे बुक में क्रोमियम का 2 से दिखाया है, और इसी के जगह पे एक ओल्ड बुक था जो पहले 12th में था, पहला 12th का टेक्स्ट बुक, अगर किसी के पास होगा तो वो देख सकता है बच्चा, और मुझ पर भरोसा कर सकता है, क्योंकि एंट्रेंस में अगर तुम्हारे को ऐसा कुछ चीजें मिला तो फिर बाद में ऐसा नहीं है कि सर ने नहीं बताया। तो क्रोमियम है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है बच्चा, ध्यान देना। ये नए बुक में थोड़ा सा चेंजेस किया है, तो यहाँ ए लिखने का यहाँ पे क्या करोगे, और यहाँ पे लिखोगे 4s। अब पता है ना, क्रोमियम और कॉपर में हमेशा s में इलेक्ट्रॉन 1 आता है, देखो क्रोमियम और कॉपर में 1। अब बताओ, ये 24 की रिक्वायरमेंट है, तो 18 1 19, और ये क्या हो गया बच्चा, 5 ये हो गया 3D, मतलब 4 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5। अब 3D 5 से छोटा नंबर 3D 4, फिर 3D क्या होगा, 3 होगा, फिर 3D क्या होगा, 2 होगा, फिर 3D क्या होगा, 1 होगा, और फिर 3D क्या होगा बच्चा, 0 होगा। ध्यान दो, अब देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इस 3D 5 के लिए क्या आएगा, इधर नंबर 1 है तो लिखोगे +1, इसके लिए +2, इसके लिए +3, इसके लिए +4, और इसके लिए +5, और इसके लिए +6। वाओ क्या बात है, +6। बट तुम अगर ध्यान से देखोगे, क्रोमियम में तुम्हारे को ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से दिख रहा है, +1 नहीं दिख रहा है। तो बच्चा प्लीज पेंसिल से लिख के रख लो, ये ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे आया, 4s1 और 3D 5 रखने से। और ये जो बुक का ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है, उन्होंने ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू नहीं लिया है, एक्सपेक्टेड वैल्यू। बोले तो 3D 4 4s2, 3D 4 4s2, तो 4s2 3D 4 से जाएंगे तो 3D 3 3D 2 3D 1 3D 0, और उनका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 +3 +4 +5 +6 आएगा, समझा, ऐसा है। तो बच्चा प्लीज लिख लो, ये एक्स्ट्रा चीज है, ठीक है। नहीं तो कल को देखोगे कि सर ने हमको क्रोमियम में तो बताया नहीं कि +1 होता है, तो यहाँ पे बुक में +1 नहीं है, बट शुरुआत कहाँ से होता है, +1 से। देख सकते हो, अगर भरोसा नहीं हो रहा तो कॉपर भी है, तो देखो कॉपर में देखो +1 है ना, दिख रहे हो क्या बच्चा, देखो कॉपर में +1 दिया है। तो क्रोमियम और कॉपर में +1 से शुरुआत होता है, बाकी हर एक में +2 से बढ़ते जाएगा। तो देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें भी 5 है। क्रोमियम के बाद जाओगे तो Mn आएगा, Mn में भी क्या है बच्चा, 3D 5 4s2 है। जल्दी लिख लो बच्चा प्लीज। हो गया, चलो अब अगला हाँ सर, हो कंसेप्ट। गया। अगला कंसेप्ट देखो, एक क्रोमियम हटा रहा हूँ बच्चा,
इस क्रोमियम के जगह पे हम क्या लेंगे, Mn लेंगे। Mn ले लो। Mn का क्या होगा, 3d5 4s2 होगा, राइट। 3d5 4s2, तो 3d5 3d4 3d3 3d2 3d1 3d0, 3d5 से 3d4 3d6 3 3d2 3d1। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट अगर इसका लिखूं तो ये +2 होगा बच्चा। मैं पहले ये हटा देता हूँ ऑक्सीडेशन। ये 4s2 है। देखो 18 2 20 5 25, Mn एटॉमिक नंबर 25 होता है। अब Mn तक तुम्हारा अनपेड इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट 5 है, और क्रोमियम में भी 5 था। अब इनका ऑक्सीडेशन स्टेट जाएंगे तो +5 को हम क्या देंगे, +2 दे देंगे। इसको +3 दे दो, इसको +4 दे दो, इसको +5 दे दो। अगर दिख नहीं रहा है तो मैं वापस से यहाँ पे ये देखो +2 +3 +4 +5 +6 और +7। देखो एकदम से हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7। उसी तरह से ऑस्मियम और रुथेनियम होता है, वहां पे ऑस्मियम के लिए +8 ऑक्सीडेशन स्टेट दिया है, और तुम्हारे को पीछे एक एमसीक्यू भी दिखेगा जहाँ पे ऑस्मियम लिखा होगा OS। OS इसमें नहीं है, वो नीचे है। तो ऑस्मियम का ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा हाई होता है, और वह है +8 बच्चा। क्या है, +8। तो +7 तक एकदम से हाई गया है, राइट। अब ये क्यों हुआ, +7 तक गया। अब इसके आगे जाएंगे, ध्यान देना। Mn के बाद आता है Fe। Fe आएगा तो Fe आते ही क्या होगा, एक पेयर हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन 3d6 हो गया। तो 3d6 होगा बच्चा, तो क्या होगा, एक पेयर हो जाएगा। अनपेयर्ड से क्या हो गया बच्चा, अभी तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा था, अब पेयरिंग में चालू हो गया इलेक्ट्रॉन। तो जैसे पेयरिंग होने लगेगा और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होने लगा। देखो स्कैंडियम से जब शुरुआत किए थे Mn तक, तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ा, फिर दूसरा बढ़ा, तीसरा, चौथा, पांचवा। बट जब 3d6 हुआ तो एक पेयरिंग होने लगा, और बाकी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होने लगे और पेयरिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ने लगे, जिसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होने लगेगा बच्चा। ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होने लगेगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट तब तक बढ़ेगा जब तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। तो जैसे ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होने लगेंगे, राइट, और पेयरिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ने लगेंगे, तो ऑक्सीडेशन स्टेट देखो क्या हो रहा है बच्चा, डिक्रीज हो रहा है। +6 +5 4 2 एंड व्हाट, +2। यस और नो बच्चा, सभी को समझ में आया। ये था ऑक्सीडेशन की कहानी। अब इसी के साथ लगे हाथ ऑक्सीडेशन में ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। इसी के साथ मैं इसमें कैटालिटिक प्रॉपर्टीज भी सिखा देता हूँ। क्यों ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को यूज किया जाता है एज अ कैटालिस्ट, क्योंकि इस डी ब्लॉक के एलिमेंट को एज अ लाइक कैटालिस्ट यूज किया जाता है बिकॉज ऑफ दिस वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, जिसकी वजह से ये डी ब्लॉक के ही एलिमेंट्स को मोस्ट ऑफ इसमें यूज किया जाता है ट्रांजिशन कैटालिस्ट के तौर पे, कैटालिस्ट के तौर पे। तो कैटालिस्ट में जैसे कि तुमने अगर पढ़ा होगा, वहाँ पे निकल यूज होता है, प्लैटिनम यूज होता है, पैलेडियम यूज होता है। अगर तुम्हारे को बच्चा पता है तो मैं और भी एक अच्छी चीजें बताता हूँ। जैसे कि मेरे पास ये प्लैटिनम या पैलेडियम का ये एक मेटल है, अब मैं हाइड्रोजनेशन कर रहा हूँ, तो यह हाइड्रोजन है ना बच्चा, यहाँ पे आके इस मेटल के ऊपर एड्जॉर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एड्जॉर्ब करेगा ये मेटल। और ये मेटल देखो बच्चा, क्यों ये अल्कीन के अंदर में रिएक्शन करने वाला हूँ, पता है तुम्हारे को, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो उसके पीछे भाई अगर तुम्हारे को पता है, तो ये अल्कीन से ये प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, इथेन बनने वाला है। अल्कीन से अल्केन CH3। तो ये H2 को सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। क्या ये मेटल जो तुमने देखा होगा, रैनी निकल या प्लैटिनम या तो पैलेडियम। तो ये जो मेटल है, ये मेटल हाइड्रोजन को क्या करेगा, एड्जॉर्ब करेगा, सरफेस प्रोवाइड करेगा। एड्जॉर्ब करके रिएक्शन को, हाइड्रोजन गैस को जुड़ने के लिए क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, ताकि ये जब अल्कीन ऊपर से गिरेगा तो ये डायरेक्ट हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, यहाँ से आके इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। तो ये तुमने अगर देखा है तो यहाँ पे देखो निकल, निकल किस में आता है, डी ब्लॉक। प्लैटिनम पैलेडियम इसमें आता है, डी ब्लॉक। उसी तरह से तुमने आयरन देखा होगा, Fe, राइट।
फिर उसके बाद कोबाल्ट देखा होगा, बहुत सारे कैटलिस्ट में यूज होता है, Fe, कोबाल्ट, वैनेडियम, V2O5, यस और नो। तो अलग अलग तुम देखोगे कैटालिटिक प्रॉपर्टीज में, तो मोस्ट ऑफ डी ब्लॉक के ही एलिमेंट्स को यूज किया जाता है एज कैटलिस्ट। क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि सबसे पहला रीजन है उनके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होता है अलग अलग, इसलिए रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, दो लोगों को मिलाने का काम करते हैं, बट ये उसके अंदर पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं होता है, वापस से ये रीजनरेट हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चा? रीजनरेट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर यहाँ पे ए है प्लस बी है और प्लस सी है, यहाँ पे सी जो है ये कैटलिस्ट है, ये ए और ये बी कभी एक दूसरे से मिले नहीं है, बट सी से ए भी मिला है और सी से बी भी मिला है, तो ए फिर बी और सी एक जगह पे सी दोनों को मिलने के लिए बुलाता है, ए को भी और बी को भी, राइट। अब सी ए का भी फ्रेंड है, राइट, ए और बी एक दूसरे को जानते हैं, बट ये यहाँ पे एक जगह पे मिलते हैं तीनों, तो सी क्या करता है? बी को इंट्रोड्यूस करता है ए से और ए को इंट्रोड्यूस करता है बी, राइट। तो इन दोनों की जान पहचान बढ़ जाती है, और ये बच्चा इंटरमीडिएट है। क्या है? इंटरमीडिएट। देखो मैं ना रिएक्शन सिखा रहा हूँ बच्चा, तुम लोग कहीं और मत चले जाना, ठीक है, और जिसको हंसी आ रही है तो आए, ठीक है, ओके। तो ये इंटरमीडिएट है बच्चा, ये इंटरवल है, जो बोलते हैं ना पिक्चर की हाफ स्टोरी है, पिक्चर अभी बाकी है बच्चा, क्लाइमेक्स अभी बाकी है, ठीक है, अभी क्या होगा। तो ए और बी में क्या हुआ? जान पहचान बढ़ गया, सी ने उनको इंट्रोड्यूस किया, बी है, वो ए है, राइट, और मैं सी हूँ। तो सी जो है कैटलिस्ट, वो हमेशा क्या करेगा? दो लोगों को मिलाने का काम करेगा। यहाँ पे ए बी और सी के बीच में एक इंटरमीडिएट तैयार हुआ, तो अब फाइनली क्या हुआ? ए बी की जान पहचान बढ़ गई, ए और बी में क्या हो गया बच्चा? बॉन्डिंग हो गया, और सी क्या हो गया? रीजनरेट हो गया। अब तो तुम्हारे को पता है, जैसे कि अगर दो लोग मिलते हैं तो ऐसा तो नहीं ना जो किसी के थ्रू मिला है तो वो बोलेगा कि मैं भी अब तुम्हारे साथ रहूंगा, ऐसा तो कभी नहीं होता है। तो वैसे ही सी क्या होता है? बाहर हो जाता है, सी भी उनके साथ नहीं रहेगा। खाली क्या किया बच्चा? केमिकल रिएक्शन होने के लिए उसने क्या किया? हेल्प किया, ताकि ए और बी के बीच में जो बॉन्ड नहीं था, अब ए और बी के बीच में क्या बन गया? बॉन्ड बन गया। इसी को, यही कैटलिस्ट का रोल होता है, राइट। तो सी बोले तो कैटलिस्ट, सी बोले तो चॉकलेट। जैसे कि बच्चा अगर होमवर्क नहीं करता है तो पापा बोलेगा बच्चा होमवर्क कर ले, बेटा बोलेगा नहीं करूंगा, पापा बोलेगा बेटा सी से चॉकलेट होता है, चॉकलेट दूंगा अगर होमवर्क सी से कंप्लीट किया तो और अगर नहीं किया तो भी, तो सी से चमाट दूंगा, ठीक है ना, चमाट, ओके। बच्चा डर जाता है, बोलता है यार चॉकलेट ही अच्छा है, वही बेटर डील होगा, सी से वो होमवर्क कंप्लीट कर लेता है। तो उसको कौन एक्टिव कर दिया? चॉकलेट, चमाट, ठीक है बच्चा। यस, बच्चा तुरंत का तुरंत होमवर्क कंप्लीट करके पापा से क्या करेगा? चॉकलेट ले लेगा। वो बात अलग है, आजकल बच्चों की डिमांड बढ़ गई है, ठीक है, चॉकलेट से मानते नहीं है, ओके। तो बच्चा बात यही है कि यहाँ पे क्या हुआ कि वो जो सी था ना, वो रेट ऑफ रिएक्शन बच्चे का क्या हुआ? बढ़ा दिया, क्लियर है। तो वैसा सी का काम वही होता है, सी से बोले कैटलिस्ट, सी से बोले चॉकलेट, ओके ओके। और यहाँ पे रिएक्शन क्या होगा बच्चा? अगर SN1 SN2 में मैंने तो बताया था ट्रांजिशन स्टेट, उसमें फिर एक्टिवेशन एनर्जी, दो चीजों को मिलाओ तो हो सकता है वो एनर्जी रिलीज कर रहा है, बाद में डिक्रीज हो रहा है, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ये सब केमिकल रिएक्शन में चलते हैं। रिएक्शन फास्ट होता है, स्लो होता है, इंटरमीडिएट फॉर्म करता है, इंटरमीडिएट में कार्बोकटायन फॉर्म होता है जो स्लो स्टेप होता है, कभी कभी ट्रांजिशन स्टेट होता है वो फास्ट होता है बच्चा। तो ये बहुत सारी चीजें, ये केमिकल रिएक्शन अलग अलग टाइप के, इसलिए SN1 SN2 जैसे वहां पे हमने पढ़ा था, राइट, HDM। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगा, ए और बी को मिलाया, ए में सोल्यूशन है, बी में सोल्यूशन है, मिलाने के बाद एनर्जी बढ़ेगा, फिर बाद में डिक्रीज होगा, तो एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होगा और रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, ओके। और फाइनली सी क्या होगा? रीजनरेट हो जाएगा और ए और बी को मिला के एक नया सा प्रोडक्ट देगा। तो कभी भी अगर कोई क्वेश्चन किया व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर यूज्ड इन एज लाइक कैटलिस्ट, तो सबसे पहला रीजन दोगे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, activation energy decreases, rate of reaction increases because of what? C is a what? Catalyst, okay। और C क्या होगा बच्चा? रीजनरेट हो जाएगा, यही कैटलिस्ट का रोल होता है। और एक दो एग्जांपल डाल दो, निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, वैनेडियम, पेंटाऑक्साइड, V2O5, ये सब एग्जांपल दे सकते हो। तो तुम्हारी को बुक में वो नोट्स में कैटालिटिक प्रॉपर्टीज भी मैंने बता दिया।
चलो बच्चा, यहाँ तक की स्टोरी सभी को समझ में आया? वो बताओ, जल्दी से रिप्लाई करो बच्चा, जल्दी से। बच्चा बताओ, जल्दी से रिप्लाई करो बच्चा, क्या कर रहे हो तुम? यस सर। रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हो? यस। और बाकी बच्चा, मेरा आवाज क्लियर आ रहा है ना, सुनाई दे रहा है ना सभी को? हाँ सर। ओके बच्चा, थैंक यू। बच्चा, कैटालिटिक और ऑक्सीडेशन स्टेट सभी को क्लियर हो गया बच्चा? प्लीज बता दो मुझे कैटालिटिक प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक और ऑक्सीडेशन स्टेट। कोई डाउट है किसी को बच्चा? तो मैं अगले वाले कंसेप्ट में चलूं? चलूं मैं? चलो ओके, ध्यान दो बच्चा। मोहम्मद देखो, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज में ए बी और सी है, राइट? सी यहाँ पे क्या है बच्चा? कैटालिस्ट है। ये ए और बी जैसे कोई एक रिएजेंट है, पता है ना, केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट जो होता है, तो रिएक्टेंट में सबस्ट्रेट और क्या होता है? रिएजेंट होता है। तो सबस्ट्रेट इज ट्रीटेड विथ व्हाट? रिएजेंट, एंड रिएजेंट इज ट्रीटेड विथ व्हाट? सबस्ट्रेट। और कभी कभी वही रिएक्शन को फास्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं? कैटालिस्ट यूज करते हैं। तो कैटालिस्ट का रोल ये होता है कि टाइम इज अ मनी, क्योंकि आज डे बाय डे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो कोई भी चीज जो फॉर्म हो रहा है तो उसको जल्द से जल्द बनाया जाए, तो वही कैटालिस्ट का काम होता है। तो वो दो लोगों को मिला के क्या होता है? कैटालिस्ट उसमें खाली क्या करता है? उसको एक्टिव करता है, दो लोगों को हेल्प करता है मिलने के लिए, और वापस से वो रीजनरेट हो जाता है। तो सी में तुम देखोगे कि तो मोस्ट ऑफ डी ब्लॉक के एलिमेंट दिखेंगे, और डी ब्लॉक के एलिमेंट जैसे निकल हो गया, प्लेटिनम हो गया, पैलेडियम हो गया, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया अल्कीन का, तो अल्कीन में H2 डालते हैं, प्लेटिनम, पैलेडियम। तो ये कैटालिस्ट क्यों यूज करते हैं एज अ ये? क्योंकि इसके वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, तो ये क्या होता है? वापस से वो उसके साथ जुड़ नहीं जाता है, वापस से रीजनरेट हो जाता है, इसलिए वो स्टेबल में चला नहीं जाता है, मतलब कैटालिस्ट परमानेंटली उसके साथ, ठीक है? ये बाहर हो जाता है। इसलिए सी जो है ना बच्चा, याद रखना, जो कैटालिस्ट है, तो वो कैटालिस्ट में मोस्ट ऑफ तुम देखोगे डी ब्लॉक के ही एलिमेंट्स को देखोगे। रीजन यही है कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, दो को मिलाएगा और बाहर रीजनरेट होगा, राइट? और वहां पे इंटरमीडिएट फॉर्म करेगा बच्चा। क्या फॉर्म करेगा? इंटरमीडिएट। ओके बच्चा, और बाद में स्टेबल मोड पे आ जाएगा। तो ये यही कहानी होती है कैटालिस्ट की बच्चा, ठीक है? ओके बच्चा, तो ये हो गया कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। तो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज तुम्हारे ये बुक में नोट्स में मिलेगा बच्चा। 4-5 एग्जांपल, कोई भी लिख दो। हैबस प्रोसेस, आयरन यूज होता है, राइट ना, एमओ यूज होता है, मोलिब्डेनम, और उसी तरह से निकल और प्लैटिनम भी यूज होता है। अगला कहानी, मैग्नेटिक मोमेंट मैंने बताया था क्या लास्ट लेक्चर में बच्चा? मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट नहीं तो नहीं ना बच्चा, सीधी बात है। और ये जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ कंफर्म पेपर में आएगा, छप के आएगा इस बार, ये बात याद रखना। काफी इसमें से पोर्शन डिलीट किया है, और जो जो बोल रहा हूँ बच्चा उसको अच्छे से पढ़ो, बहुत मजा आएगा, काफी क्लियर होगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट का एक फॉर्मूला है n+2, अभी मैं दिखा दूंगा वो कहाँ पर है, फिलहाल ये समझो। और इसके लिए एक यूनिट होता है BM, तो बोर मैग्नेटन, मैग्नेटन, ओके? ये बीएम का शॉर्टकट, मतलब ये लॉन्ग कट। बोहर, बीएम का मतलब है बोहर मैग्नेट, साइंटिस्ट है भाई। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट, जैसे कि बच्चा मैग्नेटिक मोमेंट में जो मैग्नेटिक नेचर होता है, मैग्नेटिक नेचर पैरामैग्नेटिक होता है, और एक डायमैग्नेटिक होता है, और एक होता है फेरोमैग्नेटिक। जैसे कि तुम सॉलिड स्टेट पढ़ोगे, पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट में, वहां पे लास्ट पार्ट में मैग्नेटिक मोमेंट देखने को मिलेगा, जिसमें पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक क्या होता है वो मैं बता दूं। जब भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से जब उसमें तुम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे,
तो वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वीकली अट्रैक्ट होने लगेगा। भाई सिंपल है, लाइफ का सीधा फंडा है। जहाँ पे जो अकेला है, जहाँ पे जो सिंगल है, वहां पे चांसेस ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अट्रैक्शन। और जहाँ पे जो डबल है, वहां पे बच्चा तू तू मैं होने वाला है। देखो ये ऑर्बिटल है बच्चा, इसमें मान लो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो जरूर चाहेगा क्या करेगा, वो क्या करेगा बच्चा, वो क्या करेगा, अट्रैक्शन करेगा। और जहाँ पे डबल है, तो डबल होगा बच्चा, वहां पे तू तू मैं होने का चांसेस सबसे ज्यादा। तो वहां पे रिपल्सन होने का चांसेस सबसे ज्यादा होगा बच्चा। क्लियर है? तो जहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन है वहां पे अट्रैक्शन, और जहाँ पे डबल है वहां पे रिपल्शन। तो खैर, तो जो सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, उसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे तो वो अट्रैक्ट करेगा। और जब दो इलेक्ट्रॉन होगा, अगर पेयरिंग में है, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे तो वहां पे क्या होगा बच्चा, रिपल्सन होगा। मतलब वहां पे अट्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है ना, बिल्कुल अट्रैक्शन नहीं होगा। और एक फेरोमैग्नेटिक होता है। तो फेरोमैग्नेटिक क्या होता है कि वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मोस्टली मोर देन 4, मतलब 4 से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा तब फेरोमैग्नेटिक, और वो परमानेंट इफेक्ट होता है। तो खैर लिखने के टाइम हमेशा पैरामैग्नेटिक ही दिखाया जाता है, ठीक है, और डायमैग्नेटिक दिखाया जाता है। तो वहां पे एक आयरन का एग्जांपल देख लेना, बुक में दिया होगा Fe का। ठीक है बच्चा, सॉलिड स्टेट। और फिजिक्स में भी तुमने ये पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक पढ़ा होगा। तो खैर अब आगे चलते हैं। ये लिख लो, मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल रूट पहले लिख लो। लिख लिया, मतलब ये रूट है ना, इसी के बाजू में ड्रॉ करना बच्चा, ऐसा। यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है, तो n+2 ये फॉर्मूला हो गया। ध्यान दो, क्वेश्चन देने वाला बच्चा न्यूमेरिकल टाइप है, मस्त फ्री के मार्क्स मिल जाएंगे। बस खाली एक कंसेप्ट समझने की कोशिश करो। एक काम करो, मस्त एक क्वेश्चन लिखवा देता हूँ, रुक जाओ, लिखो क्वेश्चन, लिखो बच्चा। एक मिनट बच्चा, 1 मिनट। रुक जाओ, ओल्ड बुक में से देता हूँ क्वेश्चन, मस्त इसमें भी मिलेंगे, डोंट वरी बच्चा। बट ये 2-3 क्वेश्चन हो जाएगा, अभी हम लोग प्रैक्टिस भी हो जाएगा। बुक भी है इधर पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो फायदा उठा लेते हैं। ओके, इसको बोलते हैं मौके पे चौका। मौके पे चौका। लिखो, कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट, कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ आइलैंड, कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डाइवैलेंट। डाई बोले तो DI वैलेंट, डाइवैलेंट आयन, आयन ION, डाइवैलेंट। ठीक है, कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डाइवैलेंट। नेटवर्क प्रॉब्लम, एक मिनट। बच्चा आवाज आ रहा है मेरा? प्लीज रिप्लाई कर दो। यस सर। तुम लोग मेरा साथ। हाँ सर, आ रहा है। यस सर, आ रहा है। ओके, फ्रंट इधर चला गया, इसमें बाहर हो गया। तो
बच्चा चलो अच्छा लग रहा है तुम लोग आए हो, क्योंकि क्वेश्चंस भी हो रहा है, मस्त मजा आ रहा है मुझे, मेरा 5th चैप्टर चल रहा है। उसके बाद ये अगर अच्छे से आ गया तो समझ लेना कोऑर्डिनेशन आ गया, और आराम से 12 मार्क कहीं नहीं गए, ठीक है। 12 से 13 मार्क डी ब्लॉक कोऑर्डिनेशन फुल ट्रिक पे बनाया बच्चा, याद रखना, तो बहुत फायदे में रहोगे, ये बात याद रखना। चलो अगला है calculate the magnetic moment of divalent ion in aqueous solution aqueous solution if its atomic number its atomic number is 24 if its atomic number is 24। चलो क्वेश्चन सभी ने लिख लिया होगा, अब इसको कैसे सॉल्व करना है, इसमें मैंने ओल्ड बुक से दिया है तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन वैसे ही है, मिलेंगे सिमिलर। कैलकुलेट द मैग्नेट, अच्छा याद रखना, फुल चांसेस है, और चांसेस क्या, मेरे को ऐसा लग रहा छपा है पेपर में, ठीक है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट अगर कभी आया या स्पिन आया, स्पिन ओनली, एक क्वेश्चन और भी लिख लो बच्चे, एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है कैलकुलेट द स्पिन ओनली, कैलकुलेट द स्पिन ओनली, स्पिन ओनली मतलब राइट अंदर, तो कैलकुलेट द स्पिन ओनली मोमेंट मैग्नेटिक, दूसरा कैलकुलेट द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ M2 plus मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ M2 प्लस लगा के नीचे AQ aqueous ion, AQ aqueous ion, ऐसा Z is equal to 26। ये लो मस्त, देखो दो टाइप का अलग क्वेश्चन, मतलब है ही दोनों क्वेश्चन से, बट है और क्वेश्चंस को समझने का थोड़ा अलग वे है, इसलिए मैं कह रहा हूँ बच्चा कंफर्म पेपर में छपा है। कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डाइवैलेंट आयन इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इट्स एटॉमिक नंबर इज 24, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड इज कैलकुलेट द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ M2 प्लस आयन एक्वस इन Z, बोले तो 20। अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बच्चा, सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखो बच्चा, पहले क्वेश्चन में मुझे कोई बता सकता है उसमें एटॉमिक नंबर क्या दिया था बच्चा, क्या दिया था एटॉमिक नंबर? 24 था बच्चा, हाँ हाँ कि ना? ए बच्चा जल्दी बताओ, एटॉमिक नंबर 24 था पहले वाले क्वेश्चन में। ओके, अब एटॉमिक नंबर 24 किसका होता है? क्रोमियम का, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 1, हमेशा 1, और ये बच्चा 5। अब तुम लिखो क्रोमियम में लिखा था ना बच्चा क्वेश्चन में, कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ, क्या बोला? डाइवैलेंट आयन। मोनोवैलेंट का मतलब होता है सिंगल, और डाई का मतलब होता है 2, और ट्राई का मतलब होता है 3, और टेट्रा का मतलब होता है 4। तो मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट एंड ट्राइवैलेंट। डाइवैलेंट में तो 2 प्लस, क्रोमियम में 2 प्लस डाल दो, डाइवैलेंट का मतलब A3D4S। ये बच्चा मुझे ये बताओ, ये एक इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहां से निकालेंगे? एस ऑर्बिटल से। तो इस ऑर्बिटल में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो डी में से भी एक और निकालना पड़ेगा, तो डी में आ जाएगा 4।
ये सभी को समझा? पहले वो बताओ। क्योंकि दो क्रोमियम के ऊपर 2+, वो 2+ कहाँ से आ रहा है? वो वहां पे वर्ड क्लियर टू क्लियर लिखा है 2+, क्या लिखा है बच्चा? 2+। तो 2+ है तो एक एस में से, एक इलेक्ट्रॉन इस डी में से, तो एक निकला तो 0, यहाँ से एक निकला तो ये 4। चलो अब डी के लिए ऐसा ऑर्बिटल ड्रॉ कर लो बच्चा, 1 2 3 4 5, यहाँ पे लिख दो 1 2 3 4। तो अब यहाँ तक बच्चा हाफ हाफ 1 मार्क मिलेगा ये करने के लिए, और यहाँ पे n की जगह पे क्या डालोगे? 4। व्हाट इज मीनिंग ऑफ n? लिख लो बच्चा साइड में। n का मतलब होता है नंबर ऑफ नंबर ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मैंने बोला, क्या बोला? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हाँ कि ना? यस तो ये सर। लिख लिया, यहाँ तक 1 मार्क हो गया। लिख लो बच्चा, स्टेप लिखते जाओ, ये लिखो पहले, बहुत जरूरी है बच्चा, ये स्टेप फॉलो करना बोर्ड में। एंट्रेंस तो प्रॉब्लम नहीं है, बट बोर्ड में ये स्टेप लिखना जरूरी है। माय गॉड, यहाँ तक का स्टेप हो गया लिख के, तो प्लीज रिप्लाई कर देना बच्चा। चलो अच्छा है, जो भी मैंने सोचा था, प्लानिंग किया था आज कॉलेज से जूम पे तुम्हारा लेक्चर लेना, सक्सेसफुल हुआ। ऐसा लग रहा है मुझे, 1 घंटा भी निकल गया तो भी मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। क्योंकि कल थोड़ा सा टाइम का प्रॉब्लम तो था, तो अच्छा है, क्योंकि हम लोगों को कॉलेज में भी आना पड़ता है वीकली। अब तुम लोग कब आओगे कॉलेज? हो गया बच्चा? लिख लियो? यस सर। ओके बच्चा, ध्यान दो, ये स्टेप एग्जाम में जरूर फॉलो करना। हाफ मार्क इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे और हाफ मार्क इस पे बच्चा, हाफ हाफ हो जाएगा। तो एन का वैल्यू होता है 9। अब बच्चा जो बोर मैग्नेट फॉर्मूला था ना, फॉर्मूले को फिट करेंगे, भी म्यू ट्रैक भी लिख सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट। तुम बोले तो मैं और यहाँ पे n+2 है, क्या है? n+2। ध्यान दो, अब इलेक्ट्रॉन कितना है बच्चा? 4 आया था, इनकी जगह पे 4 आया था, यहाँ भी 4। 4+2 क्या होता है बच्चा? 6 हो जाता है। एक स्टेप बढ़ा देता हूँ मैं, तो 4+6, 6 जा 24 चलेगा ना बच्चा? डायरेक्ट ये 24 रूट का वैल्यू निकालोगे 24 का, तो 4.90 ऐसा कुछ आएगा। रूट हटाओगे ना 24, रूट निकालोगे तो बच्चा 4 टाइम पे ही चला गया। ओह माय गॉड, लिखा हुआ मेरा मेहनत वापस से। एक मिनट बच्चा, वापस से लिखना पड़ेगा मुझे। बच्चा तुम लोग ने लिख लिया था क्या? यस सर। यहाँ पे नेटवर्क कभी कभी है ना चला जा रहा है, ठीक है, तो इसलिए हम लोग जल्दी लेते नहीं लेक्चर क्लास। ठीक है, मैं लिख देता हूँ बच्चा, डोंट वरी, कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। सर रिपीट भी कर दो, वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हो रहा था, समझ में नहीं आया। अच्छा अच्छा, रिपीट कर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो समझा ना बच्चा? हाँ सर उतना समझ गया। ओके, इन वैल्यूज पर n equal to number of electrons, n is equal to number of
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बचा तो n इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो d क्या है, वो सब सेल मैंने ड्रॉ किया, तो मेरे को d में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन मिले थे, 1 2 3 और ये 4, और n का वैल्यू हम लिख देंगे यहाँ पे 4। हम को याद करेंगे तो mm मैग्नेटिक मोमेंट लिखा और रूट डालना n प्लस 2, सिंपल के बच्चा। अगर वॉइस का भी कुछ प्रॉब्लम होगा तो तुम कैलकुलेट कर सकते हो आसानी। एन के 4 डालेंगे जगह पे भी बहुत बुरा हो रहा है मेरे साथ। तो मैंने तारीफ कर दिया तो अब ये धोखा दे रहा नेट। ओके बच्चा लोग, लगता है हमारे बस 15 मिनट और निकल जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ना, बहुत बुरा लग रहा है मुझे, बहुत बुरा लग रहा है। एक मिनट लास्ट मारते हैं। अच्छा तो वहाँ पे ध्यान दो बच्चा, तो वो ऑर्बिटल मैंने ड्रॉ किया था, प्लीज लिखना चालू रखोगे तो अच्छा रहेगा। 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पे n का वैल्यू 4 है बच्चा। तो कितना n होता है ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है बच्चा। n का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे mm डाल दो, mm तुम पूरा लिखना बच्चा, मैग्नेटिक मोमेंट n प्लस 2। अब तो तुम्हारे को कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा बच्चा। n के जगह पे 4 डालेंगे हम, 4 प्लस 2 6 4 जा 24। ये रूट हटाओगे बच्चा, एक याद रखना, ट्रिक देखना, वैल्यूज याद रख लेना। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 आएगा तो वैल्यू भी है ना, इसका आंसर भी 4 पॉइंट समथिंग आएगा। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है तो इसका फाइनल वैल्यू 5 पॉइंट समथिंग आएगा। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 मिला तो 3 के रेंज में आएगा, 3 पॉइंट समथिंग समथिंग, और 2 आया तो 2 पॉइंट समथिंग, और 1 आया तो 1। तो ऐसे एमसीक्यूज भी देखो पीछे दिख जाएंगे तुम्हारे को। तो 24 क्यों, 24 पे मत जाना, इसके अनपेयर्ड पे जाना। तो इसका वैल्यू है ना 4.90 आता है, ये जब रूट हटता है तो। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं bm यूनिट है, लिखना भूलना मत, नहीं तो आधा मार्क गया। तो देखो, 1 मार्क तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, राइट। 1.5 बोले तो हाफ इधर तक हो जाएगा, ठीक है ना बच्चा, और हाफ इधर हो जाएगा कैलकुलेशंस पे, फॉर्म पे आधा हो जाएगा। इस तरह से ये डिवाइड करके मार्क्स मिलेगा, और फाइनल आंसर पे भी। तो 1.5 टू 1.5, और यहाँ पे हाफ और वो हाफ। अगर तुमने यूनिट नहीं लिखा तो भी चला जाएगा। तो याद रख लेना, यहाँ पे इस तरह से ये 3 मार्क का क्वेश्चन आने वाला है पेपर में, ठीक है। चलो, जो मैंने दूसरा क्वेश्चन दिया था, दूसरा वाला, ये सभी को समझा बच्चा, पहले वो बताओ, ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया क्या? चलो बच्चा, वेरी गुड। अब एक काम करो, तुम दूसरा वाला क्वेश्चन सॉल्व करो और उसका फाइनल आंसर दोगे मुझे, फाइनल आंसर। चलो कैलकुलेट करो बच्चा। सब लोग आंसर आ गए। क्या आ गया? 5.92 pm। बच्चा जरा देख के सेकंड वाला क्वेश्चन तो समझ के करना बच्चा, था ही ना करना।
मेरे एक एक पॉइंट में देखो पॉइंट छुपा हुआ है। एन का वैल्यू जरा प्रॉपर लेना बच्चा, वहीं पे गड़बड़ कर रहे हो, ठीक है। एन को जरा अच्छे से काउंट करो बच्चा। एन क्या सर होता है? 5 एन वो जरा देखो क्या होता है, कितना आ रहा है एन का वैल्यू, कितना आ रहा है बच्चा? 5 देखो सर। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट। वहां पे ऐसा कुछ दिया है, M2 प्लस दिया है बच्चा, एक्वस है, आयन है, और एटॉमिक नंबर क्या है बच्चा? Z बोले तो 26 है। ऐसा कुछ करो। व्हाट इज 26? 26 बोले तो Fe होता है। Fe का एटॉमिक नंबर 26 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो AR 3D क्या होगा? 6, 4s क्या होगा? जो देखो 18 2 20 हो गया, और ये 6 26 26। बट अब Fe पे M2 प्लस है ना बच्चा, तो M2 प्लस है, ये मेटल था ना वहाँ पे क्वेश्चन में, M मतलब मेटल होता है और 2 प्लस मतलब ये डाइवैलेंट हुआ, तो 2 इलेक्ट्रॉन को कम करो बच्चा। AR हो गया, AR के बाद 3D हो गया, 3D 6, 4s क्या हो जाएगा बच्चा? 0। लिख लो यहाँ तक। और D के लिए ऑर्बिटल ड्रॉ कर लो, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और ये 6। अगर जिन्होंने n का वैल्यू 6 लिया वो रॉन्ग, और जिन्होंने n का वैल्यू 4 लिया वो बिल्कुल राइट। मैंने क्या बोला था? n का मतलब होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड का मतलब होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान से देखो बच्चा, कितने इलेक्ट्रॉन सिंगल है? 1 2 3 4। ये तो पेयरिंग में है, तो इसको क्यों लोगे बच्चे? ये गड़बड़ करते हैं। तो n का वैल्यू 4। अब एक काम करो, मैग्नेटिक मोमेंट रूट NN प्लस 2, यस, डाल दो 4। देखो वापस से वही आंसर सेम आएगा। सभी को समझा क्या? यस और नो बच्चा? यस जल्दी सर, से समझ गया। बताओ। एक काम करो, एक चलो एक क्वेश्चन और ट्राई कर लो इस बार। बस टेक्स्ट बुक है वो मुझे पता है, फिर भी बच्चा प्लीज उसमें मत देखना, तुम यहाँ पे ट्राई करो ना ये क्वेश्चन। मैग्नेटिक मोमेंट डाइवर्जेंट of transition with atomic number is 20। करो सेम मेथड बच्चा, ऐसे ही अप्लाई करना है एग्जाम में। चलेगा, कोई बात नहीं बच्चा, अब नेटवर्क आए जाए चलेगा। तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो वो बहुत जरूरी है, और तुम्हारे को जो कंसेप्ट सिखाना था वो स्लोली स्लोली ऐड हो रहा है, वो अच्छा लग रहा है मुझे। पर ये तो नेटवर्क है, ये तो धोखा देगा। तो बच्चा जो क्वेश्चन आज किए हो ना, याद रखना, पेपर में छपने वाला है जिस दिन तुम्हारे सामने ये क्वेश्चन पेपर बोर्ड का मिलने वाला है, ठीक है।
सर आपने क्वेश्चन में ट्राइवेलेंट बोला था सर। हाँ सर आपने ट्राइवेलेंट बोला था। प्रॉब्लम कैलकुलेटर्स भी डाइवेलेंट cation ट्रांजिशन मेटल विद एटॉमिक नंबर 25। यही है क्वेश्चन। करो जैसे मेथड मैंने एक तो तुम कर लो सभी लोग, तो मुझे ऐसा लगेगा वही स्टेप को फॉलो करना बच्चा। देखो 2 क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, ट्राई दिस भी बोला है, 27 वाला भी दिया है। तो देखो ये बच्चा करके जाना, पेपर में छपेगा। सर आंसर 5.92 आएगा। वेरी गुड वेरी गुड। 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिनका आया वो बिल्कुल राइट है, और 5 पॉइंट समथिंग जो भी आ रहा है काफी मजा आया। प्रॉब्लम नजरअंदाज मत करना बच्चा, आएगा फुल चांसेस। ओके चलो, मैग्नेटिक मोमेंट का था, ये पार्ट हो चुका है मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है ओके चलो। हेलो मैम, हेलो। एक मिनट बच्चा, एक मिनट। हाँ सर। यस स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट है, जैसे कि पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। अच्छा, जो मैंने सबसे पहला वाला क्वेश्चन कराया था बच्चा, जिसमें एटॉमिक नंबर 20 क्या था, 6 था, सॉरी 24 क्या था, 24 क्रोमियम। उसमें तुम्हारे को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने मिले थे बच्चा? 4 सर। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिले थे? 4। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 था। है कि पैरामैग्नेटिक होगा, उसका मैग्नेटिक नेचर क्या होगा, पैरामैग्नेटिक कि डायमैग्नेटिक? सर पैरामैग्नेटिक। शाबाश बच्चा, पैरामैग्नेटिक। मैंने पहले ही बोला हमेशा, भले 4 हो चाहे 3 हो, बट लिखेंगे हम पैरामैग्नेटिक। अनपेयर्ड हुआ तो डायमैग्नेटिक। चलो, इसके बाद दूसरा वाला क्वेश्चन किया जिसमें एटॉमिक नंबर 26 था, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? वो भी पैरामैग्नेटिक, राइट। अभी जो तीसरा अभी किया मैग्नेटिक, मैग्नेटिक नेचर का पैरामैग्नेटिक। देखो यहाँ पे तुम देख सकते हो, पैरामैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिज्म arises due to the presence of unpaired electron in a space. When all electrons spins are paired, the compound becomes diamagnetic। मतलब पूरी तरह से फुलफिल्ड रहेगा, वो पेयर्ड होगा तो वो डायमैग्नेटिक होता है। क्या होता है? डायमैग्नेटिक। ओके, तो ये सब चीजें हैं, देखो यहाँ पे वैल्यूज हैं। ओके, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू द 1.73 bm, राइट, लेस देन व्हाट 1.73 bm, मोर देन व्हाट 173 bm। ये मैग्नेटिक मोमेंट का एक वैल्यू है बच्चा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर इक्वल हुआ तो ये, लेस हुआ तो ये, ज्यादा हुआ तो ओके। इसी तरह से यहाँ पे एक क्वेश्चन है, देखो पैरामैग्नेटिक, अगर यहाँ पे Fe3+ है तो बच्चा एक काम करते हैं, यहाँ पे जिंक 2+ लेते हैं, Zn2+। अब मैं अगर ये Zn2+ दिया और ये अगर क्वेश्चन पूछ रहा है पिकअप द पैरामैग्नेटिक स्पीसीज, मतलब वो तो बोल रहा है कि पैरामैग्नेटिक, मुझे ये बताओ मैं क्वेश्चन ऐसा कर रहा हूँ कि ये पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक? प्लीज डायमैग्नेटिक। क्या है? डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक। शाबाश बच्चा,
कैसे पता चला? क्योंकि जिंक है इलेक्ट्रॉन नंबर एटॉमिक नंबर है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का या 3D 10 4s 0 3D 10 4s 0 जिंक में 2+ डालेंगे, ठीक है बच्चा, 2+ डालेंगे तो यहाँ पे AR होगा। AR के बाद 10 यहाँ पे बच्चा, ओ सॉरी मैं पहले ही जो दो इलेक्ट्रॉन उड़ा दिए यहाँ पे बच्चा, ठीक है। जिंक में 2+ का 2 इलेक्ट्रॉन है ना 0 हो जाएगा। और D को देखोगे तो D पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, D क्या है? फुलफिल्ड है। D अगर मैं ऑर्बिटल ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे 5 ऑर्बिटल ड्रॉ करूंगा तो 5 ऑर्बिटल में 10 के 10 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे बच्चा? पेयरिंग में होंगे, पेयरिंग में, जिसकी वजह से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। मैंने क्या बोला? अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ध्यान दो बच्चा, कॉल आ गया था, उठाया नहीं। ओके, तो Zn में 3D क्या होगा? फुलफिल्ड होगा बच्चा, तो इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं। बड़ा एक काम करते हैं, मैं निकल 2+ लेता हूँ। अब बताओ बच्चा, निकल 2+ पैरामैग्नेटिक होगा कि डायमैग्नेटिक होगा? जल्दी से। ए बच्चा आंसर करो जल्दी से। सर पैरामैग्नेटिक। शाबाश बच्चा, निकल का एटॉमिक नंबर 28 होता है, तो 3D 4s2 होगा। 4s2 में से 2 इलेक्ट्रॉन 2+ से उड़ गया। हर जगह पे देखो बार बार +2 नहीं आएगा भाई, +3 भी आ सकता है, +4 भी आ सकता है। अब ये बार बार एग्जाम्पल 2 वाले मिल रहे हैं, अभी एक आता हूँ मैं Fe पे, ठीक है। तो +2 बार बार ये मत सोच लेना कि सबका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है। तो 3D 4s2 तो 8 इलेक्ट्रॉन को भरोगे डी ऑर्बिटल में, तो 8 इलेक्ट्रॉन भरने में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो आने वाला ही है, तो ये पैरामैग्नेटिक है। चलो Fe3+ ले लो, ये बताओ सर Fe3 पैरामैग्नेटिक। ये क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक। शाबाश बच्चा, वेरी गुड। क्योंकि Fe3D6 4s2 हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन 4s2 से उड़ गया और एक 3D से, राइट। तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काफी है क्या? पैरामैग्नेटिक। आगे चल के अभी मैं कलर सिखाने वाला हूँ, तो कलर में भी ऐसे ही कुछ चलेगा, जैसे कि कलर कंपाउंड जो देते हैं लिख देता हूँ ताकि इसके साथ ये भी चीज हो जाए। D1 से लेकर D9, D1 से लेकर D9 लिखा मैंने, D1 से लेकर D9 क्या देता है? कलर। कब है होली, कब है होली, हाँ ओके। तो सुना होगा ये डायलॉग, हाँ एक फिल्म में बहुत काफी फेमस डायलॉग है, कब है होली, कलर खेलेंगे। तो D1 से लेकर D9 कलर देता है। मान लो अगर D में 0 है और D में 10 है, ये हमेशा याद रखना, कलरलेस। प्लीज। हाँ बच्चा, इसी के साथ पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, कलरलेस का तो अभी कंसेप्ट है बच्चा, पढ़ाऊंगा, बट साथ में ये भी चीज ध्यान में रखो। लिख लो बच्चा प्लीज। मेरे ख्याल से मजा आ रहा होगा तुम लोगों को बच्चा, कुछ ऑर्गेनिक से हटके चीज है ये, हाँ कि ना? पहले वो बताओ, अगर ध्यान दोगे तो जरूर समझेगा बच्चा। ये ऑर्गेनिक रिएक्शन से टोटली डिफरेंट है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं है, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इसमें हम मेटल, नॉन मेटल, मेटोलाइट्स, डी ब्लॉक के बारे में हम ज्यादा देख रहे हैं। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लेके तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि इसके लिए मैंने शॉर्टकट ट्रिक दे दिया है, और यही ट्रिक को यूज करना है। AR दास, AR रहमान दास 34, इसको याद करोगे, ठीक है? लिख लिया होगा। चलो
अब मुझे बताओ बच्चा, Fe3+, ये अगर क्वेश्चन है, पैरामैग्नेटिक तो हो गया, राइट, पता चल गया, डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक। अगर मैं पूछूं कि ये Fe3+ कलर देगा कि कलरलेस होगा, तुम्हारा आंसर क्या कलर होगा? देगा, कलर देगा सर। क्या देगा बच्चा? कलर। हाँ, यस। आवाज बच्चा, क्योंकि Fe पे 3+ डालेंगे तो Fe4s का 2 इलेक्ट्रॉन उड़ेगा, 3D में से एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 होगा। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काफी होता है क्या देने के लिए? कलर। एक कंपाउंड में मतलब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ तो वो काफी है बच्चा, वो सीधा सीधा क्या देगा? कलर दे देगा। क्या दे देगा? कलर। तो Fe3+ बिल्कुल कलर देगा। चलो, जिंक 2+, Zn2+, कलर देगा, कलरलेस होगा। सर कलरलेस देगा। सेकंड, कलरलेस। जिंक 2+, आवाज बच्चा, क्योंकि 4s2 का इलेक्ट्रॉन उड़ेगा, 3D10 होगा, तो 3D10 का मतलब कलरलेस। वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। कॉपर, ए बाकी लोग आंसर नहीं कर रहे हैं मेरे को, इसलिए मुझे डाउट लग रहा है बच्चा। कॉपर पे +1 किया, अब बताओ ये कलर देगा कि कलरलेस होगा? सर कलर देगा। कलर देगा बच्चा। कॉपर पे प्लस चार्ज है बच्चा, सोच कलरलेस समझ के। देगा। कॉपर का कलरलेस। एटॉमिक नंबर 29 है बच्चा, हाँ कि ना? तो 3D10 कलरलेस। 1 होगा ना, हाँ कि ना? यस सर। +1 का एक इलेक्ट्रॉन उड़ाओगे तो 3D में क्या होगा? 10 के 10 इलेक्ट्रॉन भरे रहेंगे, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं। अनपेड मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा तो वही कलर देने वाला है। तो कॉपर +1 नहीं देगा, कलरलेस। अगर कॉपर +2 होता तो जरूर फिर ये क्या देता? कलर। क्या देगा? कलर। कैसे? एक इलेक्ट्रॉन डी में से उड़ जाएगा। ये बच्चा सभी को समझ में आ रहा है क्या? वो बताओ मुझे पहले जल्दी से, क्विकली एकदम से आंसर आना चाहिए। यस सर, समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है? सो तो नहीं ना गए कोई बच्चा? खाना खा लिए होंगे, लंच का टाइम है, खा के मस्त नींद मार रहे होंगे, ऐसा तो नहीं ना कोई है जो सो नहीं रहा है? सर। हाँ, नो सो रहे सर। ऊपर सोने नींद वाले नहीं। जाग जाओ बच्चा, जाग जाओ। ठीक है, चलो। तो ये लिख लिया होगा। तो इसी तरह से कलर वाला भी पार्ट, और पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और मैग्नेटिक मूवमेंट कंफर्म पेपर में फुल चांसेस है आने का बच्चा। ठीक है, तो देखो ये कंसेप्ट भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। बचा है एटॉमिक साइज और आयोनिक रेडियस। आयोनिक ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया यहाँ पे, देखो मैं दिखा देता हूँ क्या क्या हो गया बच्चा। देखो ये इंट्रोडक्शन पार्ट था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, पोजीशन था, ये सब मैंने चीजें एक्सप्लेन किया था लास्ट लेक्चर। यहाँ पे एनोमलस बिहेवियर मिलेगा, वही क्रोमियम और कॉपर का 3D5 4s1 भी किया। ऑक्सीडेशन स्टेट, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ध्यान दो, मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट पे आता हूँ बच्चा। अब तुम्हारे को लगे हाथ, ध्यान देना बच्चा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा किसमें था? बताया था क्या मैंने? मेल्टिंग पॉइंट के बारे में डिस्कस किया था क्या लास्ट लेक्चर में बच्चा? जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड, और जितना ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड उतना ही ज्यादा उसका मेटालिक स्ट्रेंथ क्या होगा? बढ़ेगा, और उतना ही ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? वो कंपाउंड देगा। ये किया था मैंने डिस्कस लास्ट लेक्चर में बच्चा, कि नहीं किया था? दो दिन पहले की तो बात है, शायद से नहीं किया होगा, इसलिए हाँ नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो ध्यान दो। मेल्टिंग पॉइंट कैसे बढ़ता है? जैसे स्कैंडियम में जाओगे, स्कैंडियम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक होगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। टाइटेनियम में 2, वेनेडियम में 3, क्रोमियम में 5, मैंगनीज में 5। अब एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है बच्चा। सबसे पहले तो मैं क्लियर कर देता हूँ कि Mn और Tc, ये दो एलिमेंट डी ब्लॉक में दिखेंगे। Mn के नीचे ही देखो Tc दिखेगा, मैंगनीज के नीचे टी, मैंगनीज तुम्हारे को 4th पीरियड में दिखेगा, और Tc तुम्हारे को 5th पीरियड में दिखेगा। ये मैंगनीज है और दूसरा है टेक्नेशियम। इनके अंदर, क्रिस्टल के अंदर डिफेक्ट है बच्चा, ये डिफेक्टिव है। इनके मतलब बोलते हैं ना ज्योमेट्री, ज्योमेट्री मतलब जैसे कि ऑक्टाहेड्रल हुआ, टेट्राहेड्रल हुआ, स्क्वायर प्लेनर हुआ, राइट, बीसीसी, एफसीसी, राइट, ये सब सॉलिड स्टेट का पार्ट है।
तो होता क्या है कि उसके क्रिस्टल्स में कुछ ना कुछ डिफेक्ट होगा। तो डिफेक्ट होने की वजह से क्या होगा, उसकी ज्योमेट्री है ना, मतलब जैसे कि कुछ गैपिंग हो सकता है, तो वो कम टेम्परेचर में ही क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा। अगर पूरी तरह से अगर वो स्ट्रेंथ उसका अगर पकड़ अच्छा नहीं होगा, जैसे कि डिफेक्ट्स में मैं एक बिल्डिंग का एग्जांपल लेता हूँ। बिल्डिंग का जो पिलर होता है, नीचे जो बेस होता है, अगर वो काफी स्ट्रांग होगा तो अर्थक्वेक आने के बावजूद भी वो कोलैप्स नहीं होगा। राइट, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, होता है। अगर ज्यादा अर्थक्वेक का वो रेक्टर स्केल जो वैल्यूज ज्यादा बढ़ गया तो बात अलग है। बट आजकल टेक्नोलॉजी ज्यादा यूज करते हैं, बिल्डिंग जो भी पिलर बनाया जाता है तो उसके लिए भी थोड़ा वो सब चीजें है ना, वो वाइब्रेशन सिस्टम वो सब की यूज किया जाता है। तो खैर, तो बात ये है, जैसे कि जापान की बात करूँ तो वहाँ पे काफी अर्थक्वेक आता है, तो वहाँ पे सब टेक्नोलॉजी ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है बच्चा। तो खैर, यहाँ पे बात ये है पिलर की, जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उतना ही ज्यादा बिल्डिंग स्ट्रांग होगा और वो कोलैप्स कोलैप्स नहीं होगा। आए दिन तुम्हारे को पता चलता होगा इंडिया में कोई ना कोई है ना बिल्डिंग गिर जाती है। क्यों? क्योंकि वो काफी पुरानी हो गई रहती है, उसका बेस काफी वीक होता है। राइट ना बच्चा, पिलर वीक होता है इसलिए कोलैप्स हो जाता है। तो ऐसा ही जो क्रिस्टल्स बनते हैं, जो ज्योमेट्री फॉर्म होता है, तो उनके अंदर अगर कहीं वाइड आ गया, वाइड्स वाइड्स मतलब गैपिंग, राइट, तो वो क्रिस्टल्स बहुत कम टेम्परेचर में क्या हो जाएगा बच्चा, मेल्ट हो जाएगा। तो ऐसा ही डिफेक्टिव में एक एमएन है और एक टीसी है। जबकि एमएन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा, टीसी में भी सबसे ज्यादा, जबकि हाई मेल्टिंग पॉइंट देना चाहिए, बट ये हाई मेल्टिंग पॉइंट नहीं देता है, चाह के भी नहीं दे पाता है। क्यों? सिंपल रीजन है बच्चा, डिफेक्ट इन व्हाट, क्रिस्टल लैटिस। डिफेक्ट इन व्हाट, क्रिस्टल लैटिस। तो देखो, अगर तुम से देखोगे टेक्स्ट होगा तो वो देखोगे तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि यहाँ पे छोटा सा स्क्रीन दिख रहा है। तो बच्चा, बात ये है कि यहाँ पे कुछ देखो ऐसे ग्राफ गए हुए हैं, तो ग्राफ में यहाँ पे दिखाऊंगा टाइटेनियम, वेनेडियम और क्रोमियम। यहाँ पे देखो मेल्टिंग पॉइंट लिखा हुआ है केल्विन, और यहाँ पे ट्रेंड्स बोले तो क्या है, एटॉमिक नंबर मतलब मेटल है। तो टाइटेनियम के बाद वेनेडियम बढ़ रहा है, वेनेडियम से वो क्रोमियम कुछ ज्यादा ही बढ़ गया मेल्टिंग पॉइंट। एमएन तो भाई इसकी तो गिनती नहीं, एकदम नीचे है मेल्टिंग पॉइंट में। फिर इसके बाद वापस से एफी, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक। तुम देखोगे कि मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हाई किसने दिया, क्रोमियम। और क्रोमियम में भी 35 होता है। और मैंने बोला कि जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा कोवैलेंट बॉन्ड, तो जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज्यादा कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा, और जितना ज्यादा कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा तो मेटालिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, और मेटालिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाई होगा। क्या होगा बच्चा, हाई होगा, याद रखना। मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर है बच्चा? तो देखा जाए तो मैंगनीज ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट देना चाहिए था, बट हुआ नहीं ऐसा। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसके क्रिस्टल लैटिस में डिफेक्ट है। तो दिया कौन, क्रोमियम। और क्रोमियम के बाद धीरे से एमएन एकदम लुढ़क गया, राइट। और फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे बढ़ा। तो जैसे शेयर मार्केट में जैसे पिक ग्राफ होता है ना ऊपर नीचे, वैसा यहाँ पे है। तो भाई इसका एफई का डिमांड नहीं है मार्केट में, ज्यादा डिमांड क्रोमियम का है, मतलब ये बढ़ गया। ओके बच्चा, क्यों बढ़ गया? क्योंकि क्रोमियम में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5, उसी के ऊपर क्रोमियम के ऊपर देखोगे तो मॉलिब्डेनम दिखेगा। बट तुम्हारे पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो क्रोमियम के नीचे एमओ दिखेगा, और एमओ के नीचे टंगस्टन डब्ल्यू, जिसका 3434 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसका 3434 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ व्हाट, टंगस्टन डब्ल्यू, जो बल्ब में यूज करते हैं एज अ लाइक फिलामेंट के तौर पे। तो बच्चा, सबसे ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट देखो डब्ल्यू का है। अगर तीनों सीरीज में देखें, कंपेयर करें, तो ये 3D के सीरीज में क्रोमियम आगे होगा साइंस का जमाना में, और येलो कार्ड में देखोगे तो मॉलिब्डेनम आगे होगा, और अगर ला मर्क्यूरी में देखोगे तो वहां पे सबसे ज्यादा भारी लय भारी बोले तो वो है डब्ल्यू। क्या है बच्चा, डब्ल्यू। और डब्ल्यू बोले तो टंगस्टन। क्लियर है? तो सबसे ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो बच्चा, बात यह है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट मोस्ट ऑफ हार्डर होते हैं। क्यों हार्डर होते हैं? बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या होता है, वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, तो उसका मेटालिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। बट कुछ ऐसे भी एलिमेंट है जैसे कि जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी। जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, ये ट्रांजिशन एलिमेंट भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 3D10 है,
ये 4D10 है और ये 5D10 है, पहले भी मैंने सिखाया था। 3D10 हो जाता है, कैडमियम में जाएंगे तो 4D10 हो जाएगा, और मर्क्यूरी में जाएंगे तो 5D क्या होगा, 3D10 4D10 5D10 हो जाएगा। तो ये 5D10 ये फुलफिल्ड है बच्चा, क्या है, फुलफिल्ड है। फुलफिल्ड होने की वजह से इसके पास एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, इसलिए अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा, और कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा, इसका मेटालिक स्ट्रेंथ पावरफुल नहीं होगा, राइट, वीक रहेगा। इसलिए डी ब्लॉक में हमेशा याद रखना, मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हाई किसका होता है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का, एस ब्लॉक के कंपेयर में भी और पी ब्लॉक के कंपेयर में भी। डी ब्लॉक एलिमेंट्स गिव्स हाई मेल्टिंग पॉइंट। डी ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट लिखेंगे 1000 के ऊपर देता है, क्या देता है, मेल्टिंग पॉइंट 1000 केल्विन के ऊपर। जैसे कि मर्क्यूरी की बात करें, रूम टेम्परेचर में 234 केल्विन, देखो माइनस में गया, लिक्विड हो जाता है 234 केल्विन। क्यों भाई, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। उसी तरह से इनके साथ इनके बिरादरी में Mn है और Tc है, तो इनके अंदर क्रिस्टल डिफेक्ट है बता, क्या है, क्रिस्टल लैटिस डिफेक्ट। तो ये भी बिलो 1000 के नीचे रहता है मेल्टिंग पॉइंट। तुमको चाहिए तो सर्च कर सकते हो, गूगल कर सकते, बट वैल्यूज याद रखने की जरूरत नहीं है। इसलिए जिंक को, कैडमियम को, मर्क्यूरी को, Mn और Tc को ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं बच्चा, बट मेल्टिंग पॉइंट के मामले में ये कम होता है। बट जिंक और कैडमियम और जो मर्क्यूरी होता है ना बच्चा, ध्यान में रखना, ये फुल फिल्ड होता है, 3D10 4D10 5D10 होता है। तो इसलिए ये एलिमेंट इंक्लूड है किसमें, डी में, इसलिए इसको डी नाम दिया गया है। डी और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाता है, बट इसको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोला गया है, किसको, जिंक कैडमियम मर्क्यूरी को, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट की खासियत ये होती है जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है, राइट, तो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सके, वही ट्रांजिशन एलिमेंट है, राइट। और ट्रांजिशन क्या होता है, हार्डर होता है, क्या होता है, हार्डर, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा तो मेटालिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, हार्डर हो जाएगा, और इट गिव्स हाई मेल्टिंग पॉइंट। बट वही बात है कि जिंक कैडमियम मर्क्यूरी इज नॉट कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट, बट दिस इज कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट। तो मैं बोल सकता हूँ कि ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड, all d block elements are called transition element, बिल्कुल नहीं होगा। all transition elements are called d block element, but all d block elements are not called transition element। ओके बच्चा, तो ये हो गया स्टोरी इसका, मेल्टिंग पॉइंट का। तो बच्चा यहाँ पे तुम पढ़ सकते हो, मैंने काफी चीजें मैंने एकदम पॉइंट टू पॉइंट बताया बच्चा। अगले पेज में मूव करोगे तो यहाँ पे एटॉमिक साइज और आयोनिक रेडाई, ये हम अगले लेक्चर करेंगे, ठीक है ना। इसी के साथ एटॉमिक और आयोनिक हो जाएगा तो तुम्हारे को आयोनाइजेशन इंथैल्पी भी समझ में आ जाएगा बच्चा, और आयोनाइजेशन इंथैल्पी समझ में आ गया तो वो डिपेंड करता है साइज के ऊपर। और मेटालिक कैरेक्टर तो मैंने ऑलरेडी अभी डिस्कस किया बच्चा, ठीक है ना। ओके बच्चा, अब यहाँ पे बच्चा क्या है, मेटालिक कैरेक्टर के बाद मैग्नेटिक मोमेंट आज मैंने करा दिया, कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये और ये, ठीक है। और अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये देखो ये न्यूमेरिकल भी हमने सॉल्व किया बच्चा। अब एक कलर वाला पार्ट अगले लेक्चर में, क्योंकि काफी टाइम, ओके। और यहाँ पे तुम देख सकते हो कि क्या क्या डिलीटेड है, ध्यान दो बच्चा। जैसे कि यहाँ पे मैंने कैटालिटिक प्रॉपर्टीज मैंने एक्सप्लेन कर दिया हो। अब यहाँ पे अलॉय है, ये मैं बता देता हूँ, क्योंकि अलॉय और इंटरस्टेशियल कंपाउंड, अलॉय बच्चा क्यों बनाया जाता है, जैसे कि दो मेटल है, एक सॉफ्ट है और एक क्या है, हार्ड है। जो सॉफ्ट है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, हार्डर वाला इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। अलॉय तब बनता है बच्चा जब दो मेटल एक साथ मिले, या मेटल या नॉन मेटल, तो वो एक अलग प्रॉपर्टी देता है। तो एक मेटल मेरा सॉफ्ट है और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, दूसरा जो हार्डर है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। इन दोनों को मैंने मिलाया तो एक नया टाइप का मेटल फॉर्म हो गया। अब ये मेटल हार्डर भी हो गया और ये मेटल इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करने लगा, तभी इसीलिए अलॉय बनाया जाता है। के तौर पे आयरन को मैं कॉपर कार्बन के साथ ट्रैप करूंगा, तो ये देखो स्टेनलेस स्टील। उसी तरह से ब्रास होता है कॉपर और जिंक मिलाने पे, उसी तरह से ब्रॉन्ज होता है कॉपर और टीन मिलाने पे। तो भाई अलॉय तभी बनाया जाता है कि कुछ एक अलग मटेरियल खास करके और कुछ अलग स्पेशलिटी आ जाए उसके अंदर, किया जाता है बच्चा, अलॉय का फॉर्मेशन किया जाता है, ये बात याद रख लेना। बस चलो गई।
सर काफी काफी तकलीफ है सर। हाँ ओके बच्चा प्लीज, हाँ नेक्स्ट है पॉइंट ध्यान दो। तो बच्चा Fe को कार्बन के साथ ट्रैप करेंगे तो स्टेनलेस स्टील, कॉपर को जिंक मेटल में डालेंगे तो जिंक के साथ ट्रैप करेंगे तो एक ब्रास बन जाएगा, और कॉपर को टीन के साथ मिलाओगे तो क्या बनेगा, ब्रॉन्ज बनेगा बच्चा। ठीक है, तो अलॉय तभी बनाया जाता है, अलॉय बनाने के लिए मेटल मेटल को भी मिला सकते हो, मेटल और नॉन मेटल को भी मिला सकते हो बच्चा, ध्यान में रखना। ठीक है ओके, तो इस तरह से यहाँ पे फॉर्म होता है और एक नया है ना अलग प्रॉपर्टी आ जाता है जो पैरेंट चेन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, उसका मेटालिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है बच्चा, बढ़ जाता है, याद रखना। तो इसलिए अलॉय बनाया जाता है। उसी तरह से लास्ट कंसेप्ट है आज के लिए इंटरस्टिशियल कंपाउंड बच्चा। इंटरस्टिशियल कंपाउंड, इंटरस्टिशियल कंपाउंड जैसे कि कोई कंपाउंड है, जैसे कि सॉलिड स्टेट में पढ़ोगे फ्रैंकल डिफेक्ट, जैसे कि कुछ कंपाउंड मतलब है ना जो जो लैटिस होता है राइट क्रिस्टल, उसके अंदर कुछ स्पेस मिला, तो स्पेस मिलते ही उसमें जाके है ना जैसे कि कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, बोरॉन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये नॉन मेटल है बच्चा, तो ये जाके उसके अंदर ट्रैपिंग करते हैं, क्या करते हैं, जगह मिलते ही उसके अंदर ट्रैप हो जाता है, तो उससे क्या हो जाता है वो और भी चेंज आ जाता है बच्चा। ठीक है ना बच्चा, तो मेटल और नॉन मेटल मिलने पे और भी बच्चा याद रखना, मेटल मेटल की बॉन्डिंग से नॉन मेटल मेटल की बॉन्डिंग और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाता है, तो इसी को बोला जाता है इंटरस्टिशियल कंपाउंड। तो बच्चा प्लीज यहाँ पे अलॉय, इंटरस्टिशियल, ये सब पॉइंट्स के पॉइंट है ना जो दिए हैं, दो दो तीन तीन पॉइंट जो भी अच्छा लगे। और देखो ये पेज पे ना कैटालिटिक प्रॉपर्टीज जो मैंने कैटालिटिक बताया था ना, एक्सप्लेन किया था, वाई डी ब्लॉक एलिमेंट क्यों फॉर्म, कैटालिस्ट, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज वेरिएबल, तो ये यहाँ पे तुम ये रीड कर सकते हो। कलर वाला पार्ट अगले लेक्चर में, एटॉमिक साइज अगले लेक्चर में। देखो मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा था, निकल, प्लेटिनम है ना, ये देखो कोबाल्ट है ना, थोरियम, ये सब MnO2, ये देखो मोस्ट ऑफ सब देखो एलिमेंट क्या दिख रहे हैं बच्चा, ये सब डी ब्लॉक के एलिमेंट दिख रहे हैं बच्चा, Fe आयरन है ना। तो ये हो गया सम प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड, पढ़ सकते हो तुम, अलॉय के प्रॉपर्टीज पढ़ सकते हो। यहाँ पे ये चीजें डिलीट किया हुआ है बच्चा, तुम्हारे पास अगर डिलीटेड पोर्शन होगा तो तुम देख सकते हो, ये प्रिपरेशन ऑफ व्हाट, पोटेशियम पर मैंगनेट, ये नहीं है। नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, देखो ये भी नहीं है, यहाँ पे कुछ है वो मैं बता देता हूँ क्या है। यूजर्स ऑफ केमोनोफोर पता नहीं, वो शायद से नहीं है, बट यहाँ पे ये चीज दिखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना, ट्रांजिशन एलिमेंट, सब यही चीजें दिखने को मिलेगा। रिड्यूसिंग एजेंट है ना, ओके, कोबाल्ट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, वैलेंसीज, ये सब चीजें इजी है, सब ऑलरेडी हो चुका है एक्सप्लेनेशन में। यहाँ पे तुम देख सकते हो, ये शायद से ये पार्ट है यहाँ पे बच्चा, ठीक है, ये वाला, ये इंट्रोडक्शन ऑफ मैटर, अगर ये है तो इसके साथ ये भी है यहाँ पे, बट ये मेटलर्जी से आउट किया है। और अगर ये है ना बच्चा तो यहाँ से 1 मार्क कंफर्म या 2 मार्क कंफर्म, जैसे कि एग्जाम में दे देगा जिसमें Zn प्रेजेंट हो, जिंक, और जिंक ब्लेंड का नाम बताओ, उसमें क्या फॉर्मूला होता है, तो Zn और S, या तो फिर ऐसा बोलेगा कोई मिनरल के एग्जाम्पल बताओ, या तो ऊपर देखो मिनरल दिख रहा है और यहाँ पे और दिख रहा है, बोलेगा और का एग्जाम्पल बताओ विथ फॉर्मूला, राइट, जिसमें जिंक प्रेजेंट हो, ऐसा भी दे देता है ऑप्शन में, तो जिंक ब्लेंड बताना पड़ेगा और Zn लिखना पड़ेगा वहाँ पे बच्चा। ठीक है ना, तो इस तरह से हेमाटाइट हो गया तो Fe2O थ्राइस हो गया जिसमें आयरन प्रेजेंट हो, ऐसे ऑप्शन ये काफी इंपॉर्टेंट है 2 मार्क के लिए, 1 मार्क के लिए काफी टाइम आया है, अगर ये पोर्शन में है तो ये है मैंने ऐसा, अगर नहीं है तो फिर प्रॉब्लम, क्योंकि मैटर इसलिए जिंक वाले पढ़ लेना। ये पेज पूरा गायब है, यहाँ से कुछ नहीं है बच्चा, ओके। नेक्स्ट पेज में भी ये पूरा का पूरा गायब है, ये भी नहीं है, राइट, ये पेज में भी कुछ नहीं है बच्चा। अगला पेज जाओगे तो वहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ एफ ब्लॉक, तो जिसको डी ब्लॉक समझ गया उसको एफ ब्लॉक समझ जाएगा, क्योंकि डी का ही चीज कॉमन होता है एफ में, कलर, एटॉमिक रेडाई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पोजीशन, सब कुछ सिमिलर चलेगा, जो डी ब्लॉक में वही एफ ब्लॉक में। तो ये चैप्टर बहुत जल्दी खत्म होगा बच्चा, ठीक है, और उसके बाद याद रखना कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री करेंगे। तो आज की स्टोरी यहीं पे हम स्टॉप करेंगे। थैंक यू बच्चा, तुम साथ दिया मेरा, ओके। मेरे ख्याल से तुमने एंजॉय किया होगा, और एक बेटर है कि डेली डेली इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करो बच्चा, जो जो चैप्टर हो रहा है सबसे पहले टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करो, और 5 साल के
पेपर ले लो बच्चा। और मार्केट में उत्तम बुक आया है, उत्तम, बहुत अति उत्तम है, ये बात याद रखना। तो उत्तम केमिस्ट्री का अगर बच्चा लोगे तो उसमें देखो तुम्हारे को पैटर्न वाइज कैसे लिखना है, कितने मार्क्स पे कितने पॉइंट पे क्या मार्क्स मिलता है, पेपर सर पैटर्न है पेपर्स कहाँ उसमें, मिलेंगे काफी पाठशाला सब के? चीजें दिया हुआ है हमारे को। डिक्शनरी पेपर तो देखो गूगल से भी मिल जाएगा, बट एक उत्तम आया है, उत्तम बहुत अच्छा है बच्चा, बहुत अच्छा। अगर एक खाली देखो तो लेके, या तो स्टेशनरी पे जाके खाली देख के आना, अगर अच्छा लगे तो लेना। काफी अच्छा उसमें कंसेप्ट दिया हुआ है, शॉर्टकट में आंसर्स भी दिया है, और पॉइंट टू पॉइंट क्या लिखना है वो भी दिया हुआ है। तो बच्चा तुम, मेरे को मालूम है अगर तुमने केमिस्ट्री देखा तो जरूर तुम फिजिक्स भी लोगे, मैथ्स भी लोगे, बायो भी लोगे, ठीक है ना। तो काफी अच्छा चीज दिया है, वो प्लीज लेना है तो ले सकते हो। तो बस आज की कहानी यहीं पे स्टॉप करेंगे। थैंक यू बच्चा लोग, बाय बाय, बाय एवरीवन, तुम जा सकते हो। और बाय सर। पीछे का एक्सरसाइज को सॉल्व करो। ओके सर, थैंक यू थैंक सर। यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। Thank you, sir. हेलो Okay, मैम, bye. Yes, sir. बाय मैम, बाय मैम, Yeah, yeah, bye. Yeah, yeah, bye, sir. बाय।